जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, हम न झुकेंगे न टूटेंगे। आप सब हमारे साथ बोले, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो के गगन भेदी नारों से पूरा इलाका दहल रहा था। फूल की बिगुल फूकी जा चुकी थी, जिसमें शोषित और पीड़ित आम जन सैनिक थे, जो अपनी मातृभूमि पर अपना शीरा न्यौछावर करने को तत्पर थे। रात हो चुकी थी, मसाले जल रही थी। नीति निर्माता भावी रणनीति बनाने में जुटे थे। उत्साही युवाओं की टोली तीर धनुष बनाने में जुटे थे। कोई कमान बनाता तो कोई बाण लगाता। योजनाबद्ध तरीके से सभी काम निपटाए जा रहे थे। जिनके घर पूर्व से तीर कमान था, इकट्ठा किए जा रहे थे। रात भर युद्ध की तैयारियां होती रही, पलटन बनती रही और इन्हें युद्ध के बोल भूत गुर सिखाए जाते रहे। फूल की बिगुल बज चुकी थी, जिनकी जानकारी पचकटिया तहसील के थानेदार महेश लाल दत्त को लग चुका था। इसने भागलपुर के जिला अधिकारी को सारी घटनाओं से अवगत कराया था। वहां से उसे विद्रोह को दबाने का आदेश मिला था। वो जमींदारों, महाजन और साहूकारों का संरक्षक था तथा आदिवासी स्त्रियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, जिसके कारण इसके प्रति लोगों में काफी आक्रोश था। शाम का समय था। पचकटिया में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हड़मा मांझी, चंपिया मांझी, गरबू मांझी और लखन मांझी आदिवासियों की सभा कर रहे थे। उसी समय दारोगा महेश लाल दत्त सिपाहियों के साथ हाथ थमके और कड़क आवाज में बोले, क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? गरबू जोशीले स्वर में बोला, देख नहीं रहे हो, हम सब बैठक कर रहे हैं। ऐसा सीधा सपाट जवाब अब तक किसी से ना मिला था। दिल मिला गया था वो। चेहरा तमतमाया हुआ था। चीखते हुए बोला, मैं सब देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो। तुम लोगों की इतनी औकात कि अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करो, इतनी हिम्मत? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इन चारों को। देखता हूं ये कैसे बाहर आते हैं। इतनी धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर सड़ते रहेंगे जेल में, तब होश ठिकाने आएगा। चारों को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था। सीधो कानून को घटना की सूचना मिलते ही हजारों लोगों के साथ पचकटिया पहुंचे। दारोगा महेश लाल गिरफ्तार लोगों को भागलपुर जेल घोड़ा से लेकर जा रहा था। दोनों भाई रास्ता रोके खड़े थे। नजदीक आने पर बोले, दारोगा जी, इनका कसूर क्या है जो आप इन्हें गिरफ्तार कर जेल ले जा रहे हैं? आप इन्हें छोड़ दें। दारोगा तो सत्ता के मत में चूर था। वो अहंकारी था। सीधो कानून के सीधे से सवाल से उसके अहंकार को ठेस पहुंचा था। गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो जानता था कि सीधो ही सारी फसाद का जड़ है। वो चीखते हुए बोला, तुम मेरे हाकिम हो जो मैं तेरे आदेश को मानूं? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं इनका सरगना तुम ही हो। सिपाहियों, इसे भी गिरफ्तार करो। इतना सुनते ही सिद्धो कान्हू की भ्रिकुटी तन गई। धनुष पर बाण को चढ़ाते हुए एक बार चेतावनी भरे लहजे में बोले, दारोगा, अब भी कहता हूं मैं, छोड़ दो इन्हें वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दारोगा किसी भी सूरत में इन्हें छोड़ने को राजी न था। सिद्धो का धैर्य जवाब दे गया। तीर उसके कमान से निकलकर सीधे दारोगा महेश लाल के सीने में जा धंसी। तीर लगते ही दर्द से तड़पते वो नीचे गिरा तो उस पर तीरों की बौछार हो रही थी। मानो सीधो के कमान से निकला एक तीर युद्ध की घोषणा की शंखनाद हो। अपने चारों साथियों को मुक्त कराकर कारवां आगे बढ़ता गया। जिन महाजनों, साहूकारों एवं जमींदारों ने इनका भीषण शोषण किया था, इन पर अनगिनत जुल्म ढाए थे। चुन चुन कर उनके घरों एवं गोदामों को लूट लिया गया। घरों में आग लगा दी गई, उनका वध कर दिया गया। दारोगा महेश लाल की हत्या एवं विद्रोह की खबर पूरे प्रांत में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। अंग्रेज अफसर के पसीने छूट रहे थे। इस घटना ने हूल को एक नई धार दी थी।
रेलवे ठेकेदारों द्वारा आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। जब हुल की ज्वाला परवान चढ़ रही थी, तभी सिद्धू कानू को सूचना मिली कि अंग्रेज ठेकेदार ने 3 आदिवासी महिलाओं का अपहरण कर लिया है। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया था। हजारों लोगों ने ठेकेदार के कार्यालय में धावा बोलकर उनका वध कर दिया, कार्यालय को आग के हवाले किया और महिलाओं को मुक्त कराया। हुल की आग संथाल क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में फैल चुकी थी। अंग्रेज अफसर के पसीने छूट रहे थे। अंग्रेजों ने इस युद्ध के दमन हेतु जनरल रॉयल के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा, जो आधुनिक हथियारों गोला बारूदों से लैस थे। पर सिद्धू कानू के गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे उनकी एक न चली और देखते ही देखते पूरी पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया। इस युद्ध की खासियत ये थी कि इसमें शोषित और वंचित वर्ग के सभी धर्मों के लोग जुड़ते चले गए और ये दावानल की भांति चारों दिशाओं में अत्याचारियों एवं दमनकारियों का दमन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी और अंग्रेजों की सारी रणनीति, सारे आधुनिक हथियार और गोला बारूद इनके तीर कमान के आगे धरे के धरे रह गए। अब पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर हुल मैदानी भागों में पहुंच गई थी और ये बिहार राज्य के भागलपुर एवं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। गांव के गांव लूटे गए, जलाए गए, लोग मारे जाने लगे। करीब 20,000 युवाओं ने अंबर परगना के राजभवन पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही नीलहे साहबों के कोठियों पर भी कब्जा कर लिया गया। वीरपाइती, रघुनाथपुर, संग्रामपुर, फुदनीपुर, कदमसर और प्यालापुर में हुल सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में अंग्रेज जहां बंदूक से गोलियां बरसा रहे थे, गोले दाग रहे थे और हुल सैनिक तीर धनुष से इनका सामना कर रहे थे। अंग्रेजों के गोली बारूद के आगे तीर काल बनकर बरस रहा था। सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे गए। युद्ध में अंग्रेजों की करारी हार हुई। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई में मिली भारी जीत से हुल सैनिक उत्साहित थे, पूरे जोश से परिपूर्ण थे। अंग्रेजी सेना के हार की खबर से अंग्रेज अधिकारी बौखलाए हुए थे। इंग्लैंड में बैठे इनके आकाओं के पेशानी में चिंता की रेखाएं उभर आई थी। वे इस हुल की तपिश को महसूस कर रहे थे। इनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इस विद्रोह को जल्द से जल्द दमन किया जाए, अन्यथा इस विद्रोह की आग अंग्रेजी हुकूमत को जलाकर भस्म कर देगी, नस्ते नाबूद कर देगी। इसलिए अंग्रेजों ने पूरे प्रांत में मार्शल लॉ लागू कर दिया और विद्रोहियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। वे इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि हुल सैनिकों पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने कैप्टन मार्टिलो को मिशन का नेतृत्व सौंपा और फूट डालो और राज करो की नीति पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया। मार्टिलो मिशन को सफल बनाने में जी जान से जुट गए। उन्होंने लालच प्रलोभन देकर छल से हुल सिपाहियों के साथ भेदिया जासूस स्थापित कर दिया, जो हुल क्रांतिकारियों की हर गतिविधि की सूचना उसे पहुंचाता रहता था। उसे सूचना मिली कि विद्रोही पाकुड़ के धनुष पूजा के विशाल मैदान में बैठक करने वाले हैं। विशाल मैदान घने जंगलों से आच्छादित था। मौका अच्छा था। वो किसी भी हाल में इसे गंवाना नहीं चाहता था। उसके मन में हुल सैनिकों के दमन एवं संहार हेतु एक कुटिल अमानवीय योजना चल रही थी, जो क्रूरता की सभी हदें पार करने वाली थी। उसने सिपाहियों, सिपाही सलाहकारों की मदद से मैदान से सटे घने जंगलों के बीच रातों रात 27 फीट ऊंची 17 फीट चौड़ी टावर का निर्माण करवाया, जिसमें 52 छेद बनाए गए थे। छेद इतने बड़े बनाए गए थे कि उसमें सिर्फ राइफल की नल समा सकती थी। सूर्योदय से पूर्व ही भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ सिपाहियों को प्रवेश कराकर दरवाजा बंद कर दिया गया तथा टावर को जंगली झाड़ियों से ढक दिया गया। जुलाई का महीना था। धूप खिली हुई थी। वातावरण में उमस थी। धनुष पूजा के विशाल मैदान में शांति छाई हुई थी। कोई हलचल नहीं थी। शांत वातावरण भयावह प्रतीत हो रहा था। पेड़ मौन धारण किए हुए थे। टावर के मुंडेर पर पक्षियों का झुंड बेचैनी से चहचहा रहा था। इनकी कर्कश चहचहाहट भयावहता को और बढ़ा रहे थे।
काश इनके जुबान होते तो मां भारती के आजादी के मतवाले सपूतों को अंग्रेजों के इस क्रूर साजिश का पर्दाफाश कर देते। पर अफसोस, मां भारती के आजादी के मतवाले हूल सैनिक मार्टिलो के षड्यंत्र और साजिश से अनजान थे। ये तो मां धरती के संतान थे, जिनके मन में छल प्रपंच का कोई स्थान न था। वे तो निस्वार्थ निष्काम भाव से मां भारती को गुलामी की पीढ़ियों से मुक्ति के मार्ग में अग्रसर थे। सूर्योदय के साथ ही हूल सैनिक मैदान में पहुंचने लगे थे। 10 बजे तक पूरा मैदान खचाखच भर गया। लगभग 20,000 लोग जुटे थे। सभी बैठक में मशगूल थे कि अचानक टावर से फायरिंग शुरू हो गई। टावर में बनाए गए सभी छेदों से चारों दिशाओं में अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। हूल सैनिक अपने परंपरागत हथियार तीर धनुष से लैस थे। अंग्रेज के इस षड्यंत्र के आगे उनके हजारों सैनिक शहीद हो गए। सिद्धो कान्हू अपने कुछ साथियों के साथ भागने में सफल रहे। अंग्रेजों का मौत का तांडव रुका तो मैदान में चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। मां भारती के वीर सपूतों की लहू से पूरी धरती लहूलुहान थी और अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता और अमानवीय तरीके से इन वीर योद्धाओं का संहार किया था कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप गए थे। इस नरसंहार में 10,000 हूल सैनिक शहीद हो गए थे। हूल को बहुत बड़ा झटका लगा था। बहुत बड़ी संख्या में हूल सैनिकों के शहीद हो जाने से हूल की धार कम हो गई थी। चांद भैरव हूल सैनिकों के साथ बरहेट में अंग्रेज सैनिकों से लोहा ले रहे थे। इस युद्ध में जुलाई 1855 को दोनों भाई अंग्रेज के गोलियों के शिकार हुए और शहीद हो गए। ये अपूर्णीय क्षति थी जिससे हूल को गहरा झटका लगा था। हूल सैनिक या तो शहीद हो गए थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे। हूल को दबाने में अंग्रेज सफल हुए थे। इसका मुख्य कारण था भीतर खाद। अगर हूल सैनिकों में भेदिया न होता तो हूल की प्रचंड ज्वाला को दबाना अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर थी। अब अंग्रेज अफसर, जासूस, सैनिक पागल कुत्तों की भांति सिद्धो कान्हू को खोज रहे थे। उन्हें विश्वास था कि सिद्धो कान्हू जिंदा है। वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, पर है कहां? सभी खाक छानते रहे पर उनका कहीं अता पता न चला। थक हार कर अंग्रेजों ने भारी लालच और प्रलोभन देकर स्थानीय मुखबिर तैनात किए। आखिरकार घर का भेदी लंका ढाहे कहावत चरितार्थ हुई। सिद्धो कान्हू आगे की रणनीति बनाने हेतु अपने गांव में आए थे। मुखबिर ने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी। फिर क्या था, अंग्रेजों ने भारी फोर्स के साथ अचानक से धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया। दोनों का सिर गर्व से ऊंचा था, छाती फूली हुई, आंखों से अंगार बरस रहे थे। इन्हें गिरफ्तार होने का कोई गम नहीं था। उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। वे मुस्कुरा रहे थे। वहां के लोग खून के आंसू रो रहे थे। गांव वालों में इतनी हिम्मत न थी कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके। रात के 3 पहर बीत चुके थे। शांत वातावरण में घोड़े के टापों की आवाज दहशत फैला रही थी, जिसके डर से सहमे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। दूर से कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी, जो किसी बड़ी विपत्ति के आहट की सूचना दे रही थी। दोनों भाइयों को अंग्रेज सेना ने घोड़े से बांधकर घसीटते हुए भोगनाडीह के उस विशाल मैदान में ले गई जहां हूल की बिगुल फूंकी गई थी। वहीं पर सरेआम कान्हू को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मां भारती का महान सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गया था। उसके चेहरे से असीम शांति झलक रही थी। सभी गांव वाले सहमे हुए थे। फिर सिद्धो को घोड़े से घसीटते हुए उस स्थान पर ले जाया गया जहां सिद्धो ने दारोगा महेश लाल दत्त को मारा था। घोड़े के टापों को सुनकर लोग जागते जा रहे थे और अपने महान सपूत को अश्रुपूर्ण नजरों से निहार रहे थे। घोड़े से बांधकर घसीटने से उसके बदन की चमड़ी उधर चुकी थी। उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे रखा गया। घाव से खून टपक रहा था। असहनीय पीड़ा थी, पर उसे इस पीड़ा का एहसास नहीं था। उसका चेहरा तेज की अलौकिक आभा से दबक रहा था। होठों पर मुस्कान थी। वो आत्मोत्सर्ग के आनंद में डूबा हुआ था। उसके मन में कोई गिला न थी, न कोई शिकवा था।
वो घुटनों के बल बैठकर मां भारती को चूम रहा था। अपनी पवित्र बाटी का टीका अपने मस्तक पे लगाकर रंगों में नई शक्ति भर रहा था। कसक थी तो बस इतनी कि वो अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त न करा पाया। सुबह होने को थी। विशाल बरगद के पेड़ पर निवास करने वाले पक्षियों अपने अपने घोंसलों से निकलकर अनंत आकाश में विचरण को तत्पर थी। ठीक उसी समय अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ पर सिधो को फांसी दे दी। एक उगता हुआ सूरज को अस्त कर दिया गया था। यह हृदय विदारक क्रूर कृत्य से पूरी कायनात सहम सी गई थी। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। हवा की गति थम सी गई थी। माहौल गमगीन और भयावह था। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक अलौकिक पिंड सिधो के शरीर से निकलकर अनंत आकाश में विचरण कर रहा है, जिसकी अलौकिक ज्योति हमेशा चमकती रहेगी। इन अत्याचारी क्रूर अंग्रेजों ने इन भाइयों के नश्वर शरीर का अंत किया था। इनकी आत्मा तो अमर है, जो आज भी आम जनों के प्रेरणा स्रोत है। हूल से उपजी जन आक्रोश शांत करने एवं संथालों के लिए संथाल परगना जिला का गठन किया गया। साथ ही कोई सूदखोर महाजन आदिवासियों की जमीन हड़प नहीं सके, इसके लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की नींव रखी गई, जिसका दूरगामी प्रभाव था, जो अब भी लागू है। हर वर्ष 11 अप्रैल सिधो कानू जन्म दिवस एवं 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर देश विदेश से हजारों लोग भोगनडी एवं बचकठिया में जुटते हैं और अमर शहीद सिधो कान्हू, चांद भैरव, फूलों छानों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हूल के सभी वीर शहीदों को शत शत नमन।